आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टोरीज बाई सोनल। और आज की कहानी का नाम है और वो चुनरी संग उड़ गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जुगनू दूध वाला बदहवासा भूत भूत कहे जा रहा था। उसे देख गली के कुछ बच्चे भी उसके पीछे पीछे दौड़े और कुछ महिलाएं भी साथ हो ली। सब एक ही बात पूछ रहे थे, जुगनू भैया क्या हुआ, क्या हुआ जुगनू भैया। लेकिन जुगनू कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। दयाल सिंह जो प्राइमरी के मास्टर थे उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जब ये देखा तो उसी ओर मुड़ गए और भागते हुए जुगनू को उन्होंने अपनी साइकिल की स्पीड तेज करके आगे से रोक लिया और बोले, क्या हुआ जुगनू भैया, भैया वो वहां भूत है, भूत है वहां। जुगनू की ऐसी हालत देख दयाल सिंह ने पास के पोखर से एक बच्चे को पानी लाने के लिए बोला और जुगनू को जबरदस्ती पकड़कर नीचे बैठा दिया। पानी के कुछ छींटे जुगनू के मुंह पे छिटक कर वो बोले, आराम से जुगनू, आराम से, ये बताओ हुआ क्या है। भैया मधुर के घर में भूत है। जुगनू अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए बोला, भूत मधुर के घर? उन्होंने चौंकते हुए पूछा, आराम से बताओ जुगनू, तुमने देखा क्या। दयाल सिंह ने जुगनू को संयत करते हुए पूछा, मैं रोज की तरह दूध देने गया था भैया। रोज ही मुझे बर्तन बाहर रखा मिलता, उसी में दूध पलट दिया करता। लेकिन आज मुझे कोई बर्तन दिखाई न दिया तो मैंने आवाज लगाई, लेकिन बहुत देर तक कोई आया ही नहीं। तो मैंने किवाड़ खटखटा दिए। किवाड़ जैसे ही हाथ रखे खुल गए और जैसे ही किवाड़ खुले भैया, अंदर अंदर मधुर भैया की पत्नी बैठी तो रसोई घर में थी और उनके पैर जितने लंबे हाथ आंगन में बने हेड पंप से पानी भर रहे थे। इतना कहते ही जुगनू फिर डर से कांपने लगा। क्या क्या बकते हो? ये सुन तो मास्टर जी भी डर गए। सच कह रहा हूं भैया, रोजी रोटी की कसम। जुगनू ने इतना बोलते ही अपने गले की घाटी पर हाथ रख दिया, जिससे गांव के सारे लोग सकते में आ गए और एक स्वर में बोले, हम सबको मधुर के घर चलना चाहिए। जब सबने ऐसे कहा तो मास्टर साहब भी बोले, हाँ हाँ ठीक कहते हो, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मधुर भाई को पूरा गांव मधुर भाई के नाम से ही जानता था। क्या औरत और क्या मर्द, बच्चा भी उन्हें मधुर भाई ही कहता। माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था जब वो स्नातक के विद्यार्थी थे। गुजारे के लिए आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और आगे की पढ़ाई पूरी की। उसी कस्बे में प्राइमरी के अध्यापक बन गए थे। विनम्र होने की वजह से भी वो सबके चहेते बन गए। महीना भर ही बीता होगा कस्बे से बाहर गए, लेकिन जब वापस आए तो दुल्हन साथ थी। सब लोग खुश तो थे ही, लेकिन खुश से ज्यादा आश्चर्यचकित थे। परंतु सीधे साधे मधुर ने सबको दावत देकर खुश कर दिया था। और आज आधे से ज्यादा गांव ही मधुर के घर की ओर बढ़ा आ रहा था। इतने लोगों को अपनी ओर आता देखकर मधुर थोड़ा घबरा गया। भीड़ पास आई तो मास्टर साहब ने मधुर से पूछा, मधुर तुम्हारी पत्नी साधारण स्त्री नहीं है, बताओ कौन है वो। क्या मतलब भैया, कैसी बात कर रहे हो? मधुर ने डरते हुए पूछा। पूरा कस्बा ही संशयग्रस्त है मधुर कि तुम्हारी पत्नी कोई सामान्य इंसान नहीं है, कोई भूत या देखो देखो ऐसा है, आदमी तो दूर किसी स्त्री ने भी तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा। ये क्या बात हुई? क्या ये सामान्य है? ऐसा क्यों है भला? जवाब दो। मास्टर जी बोले, ये क्या कह रहे हो भैया? ठीक है, तनिक रुको। चंद्रा, चंद्रा जरा बाहर तो आना। मधुर ने गुस्से में चंद्रा को आवाज लगाई तो चंद्रा बाहर भी आ गई। लाल जोड़े में ऐसी सजी थी जैसे कल ही विवाह हुआ हो। लचकती सी चाल,
और व्यक्तित्व की आभा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गोरे रंग वाले हाथ कोहनी तक लाल चूड़ियों से भरे हुए थे और लंबा घूंघट उसने अपने मुंह पर डाला हुआ था। सबकी आंखें उसके हाथों पर टिक गईं। इतने खूबसूरत हाथ देख महिलाओं की तो बोलती बंद हो गई। कोई मन ही मन उसके हाथों से अपने हाथों की तुलना करके दुखी होने लगा, तो कोई मारे जलन के आपस में कहने लगा, न जाने कुछ करती भी है कि नहीं, देखो तो कितने सुंदर हाथ हैं इसके। काम करती भी क्यों होगी, मधुर इसे कुछ करने देता होगा तब ना। औरतों में घुसुर पुसुर शुरू हो गई, लेकिन कोई तेज आवाज में मधुर की पत्नी से कुछ नहीं बोला, ना ही किसी ने कुछ पूछा और ना ही किसी महिला ने आगे बढ़ के उसका घूंघट हटाया। तो आदमी कहे ही क्या। सबको चुप देखकर मास्टर जी का उत्साह भी जाता रहा। सो अपनी झेप छुपाने के लिए मास्टर जी ने जुगनू के सर पर एक चपत मारी और बोले, ले तू हाथ देख ले अपनी भौजाई के, साले सवेरे सवेरे ही चढ़ा के निकलता है, चला लेता है सवेरे सवेरे। और फिर सब धीरे धीरे वहां से खिसक गए। सबके निकलते ही मधुर ने अपनी पत्नी को टोका और बोला, आगे से होशियार रहना चंद्रा, दरवाजा खुला न रहे कभी। चंद्रा ने स्वीकृति में सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। मधुर की अच्छाइयों से कस्बे के लोग ही खुश नहीं थे, बल्कि चंद्रा भी उसकी खूबियों से प्रभावित होकर ही आई थी। हुआ यूं कि सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना रहा होगा। मधुर के पास कस्बे के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम था। वो आसपास के गांव में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। एक दिन देर शाम को वो अपनी साइकिल से एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के लौट रहा था कि किसी ने उसकी साइकिल छीन ली। हड़बड़ाया सा मधुर विनती करता रहा, पर बदमाशों ने उसकी एक न सुनी और उसे परे धकेल दिया। उसकी साइकिल छीन कर ले गए। मधुर साइकिल छिन जाने से बहुत दुखी हुआ और आंखों में आंसू भरे वहीं जमीन पर बैठ गया। इतने में किसी का हाथ उसने अपने कंधे पर महसूस किया। मुड़कर देखा तो अति सुंदर महिला गहनों से सजी हुई उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? उस महिला ने पूछा। उन बदमाशों ने मेरी साइकिल छीन ली है, रोते हुए मधुर ने जवाब दिया। बस इतनी सी बात? और इतना कहते ही अगले पल ही साइकिल मधुर के सामने। चौंक गया मधुर, आंखें फैलाए अभी अभी हुई घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। खुशी और आश्चर्य एक साथ, क्या कहे, कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। पर मन ही मन ये सोचकर कि कुछ तो कहना चाहिए, कम से कम धन्यवाद तो व्यक्त करना ही चाहिए। मधुर ने अपना सर उठाया तो देखा महिला वहां नहीं थी। इधर उधर भी देखा, लेकिन महिला नहीं दिखी। महिला जैसे गायब हो गई हो। निराश मधुर घर आ गया, लेकिन अपनी साइकिल मिल जाने से बहुत खुश था। अगली सुबह जैसे ही उठा तो देखा पास ही गरम चाय की एक प्याली रखी थी। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर चाय कौन रख गया? बहुत सोचा, फिर लगा कोई स्कूल का बच्चा रख गया होगा। होता ऐसा है कि जब भी वो किसी बच्चे को स्कूल में डांटता या पीटता है तो वो बच्चा मधुर को खुश करने के लिए उसके छोटे मोटे काम घर आकर कर जाया करता है। मधुर ने सोचा ऐसा ही होगा और उसने मुस्कुराते हुए चाय पी ली। तैयार होकर स्कूल चला गया। स्कूल से लौटकर आया तो घर में पैर रखते ही उसे यकीन न हुआ। सारी चीजें सलीके से रखी हुई थीं। घर भी साफ था। मधुर अचरज से पूरा घर बार बार देख रहा था। दिमाग सोचते सोचते थक गया था तो मधुर लेट गया और लेटे लेटे मधुर सो गया। स्टोव जलने की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा स्टोव पर चाय उबल रही है, लेकिन रसोई में कोई नहीं है। मधुर ने अपने छोटे से घर का कोना कोना छान मारा, कहीं कोई नहीं था। थक हार कर जैसे ही कमरे में मधुर आया, कप में चाय और साथ में उसकी पसंद की मठलियां रखी हुई थीं। ये देख के मधुर थोड़ा डर गया। डरते डरते बोला, कौन है यहाँ? मैं पूछता हूं कौन है यहाँ, सामने आओ। उसे कोई जवाब न मिला।
ना ही कोई उत्तर देने वाला और ना ही किसी के होने की कोई भी आहट। इस वक्त किसी बच्चे का उसके घर आना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मधुर का डरना स्वाभाविक था। उसने सोचा क्यों ना मैं ही घर से बाहर चला जाऊं। ये सोचते ही जैसे ही दरवाजे तक गया तो उसने देखा दरवाजे पर भीतर से ताला लगा हुआ है। उसने ताला खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब मधुर को डर लगने लगा। उसने बार बार पूछा, कौन है यहाँ? मैं पूछता हूं, है कौन यहाँ? कौन है यहाँ? अब मधुर की डर से खिड़की बंद गई और वो रोने लगा। लेकिन उसे अब भी ना तो किसी होने की आहट मिली और ना ही कोई आवाज आई। दरवाजे पर बैठे बैठे ही मधुर उनींदा हो गया तो उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है और बिस्तर पर लिटा दिया है। हौले हौले कोई उसके सर पर हाथ फिरा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई बड़े प्यार से उसके पांव दबा रहा है। पूरे दिन का थका हारा उसे खुद पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। सुबह उठा तो ठिठक गया। बिस्तर से नीचे पैर रखते ही चप्पल आ गई। नहाने गया तो बाल्टी पहले ही भरी मिली। नहाकर निकला तो स्वादिष्ट भोजन थाली में तैयार रखा मिला। अब ना तो उसे डर लगा और ना ही घबराहट हुई। खाने बैठा तो स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाट गया। तृप्त होकर मुस्कुराया और बोला, तुम जो भी हो, मैं इतना तो समझ गया हूं कि मुझे हानि नहीं पहुंचाने वाले। और इतना स्वादिष्ट भोजन इससे पहले मैंने कब खाया था मुझे खुद भी याद नहीं है। तो बस इतना ही कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। एक दिन पहले ही मधुर सोच रहा था कि जब वो स्कूल जाएगा तो इस बारे में किसी को बताएगा, लेकिन अब उसका इरादा बदल गया था। वो जो कोई भी हो, नुकसान तो दूर की बात है बल्कि मधुर का ख्याल ही रख रहा था। बड़े खुश होकर स्कूल चला गया मधुर, और जब लौट कर आया तो उसे आते ही एक गिलास ठंडा पानी मिला, फिर चाय मिली। और जैसे ही वो कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर बैठा तो गरम खाना उसका इंतजार करता हुआ मिला। बहुत खुश हो गया मधुर। जब सोने गया तो नींद आने तक कोई मुलायम हाथों से उसके पांव दबाता रहा, लेकिन दिख नहीं रहा था। अगली सुबह उठते ही गरम चाय उसका इंतजार कर रही थी। एक घूंट भरा मधुर ने और खुश होकर बोला, चाय बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि शुक्रिया किसी मोहतरमा का करूं या किसी श्रीमान का। ये भी तो नहीं जानता। इतना बोल ही पाया था मधुर कि किसी की दबी सी हंसी सुनाई पड़ी। सामने आइए ना, बस एक बार आ जाइए। लीजिए, आपके हाथ जोड़ता हूं। कप नीचे रख के मधुर ने याचना भरे स्वर में कहा। तभी क्या देखा, एक लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श वाली, भरे होंठ और स्वस्थ शरीर वाली लाल साड़ी में वो सामने खड़ी थी, जीती जागती खूबसूरती की प्रतिमा। मधुर पागलों की तरह आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। इतनी खूबसूरत औरत इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। मैं आपको पसंद करती हूं मधुर, उसने मुस्कुराकर जब कहा तो मधुर को जैसे होश आया, लेकिन खुशी में जैसे शब्द बंद हो गए हों। मधुर कुछ बोलना तो चाह रहा था, लेकिन उसे समझ ही ना आए कि बोले क्या। वो अभी भी बस उसे देखे जा रहा था। मैं ही इतने दिनों से आपके यहाँ इस घर में रह रही हूँ मधुर, आपको बहुत दिक्कत हुई होगी ना इससे, उसने बड़े प्यार से मधुर से पूछा। नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप कैसे रहती होंगी इस घर में। कहाँ आप और कहाँ ये मेरा टूटा फूटा सा घर। ये घर तो आपके रहने के लायक ही नहीं है। खुशी से लबरेज मधुर बोल तो गया, बिना ये सोचे कि वो इस वक्त सामान्य इंसान से बात नहीं कर रहा था। फिर उसने छक कर पसंद का नाश्ता किया और दोपहर के लिए खाना बनाकर स्कूल चला गया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। मधुर बहुत खुश रहने लगा और ये खुशी सबको दिख भी रही थी गांव में। एक दिन स्कूल से आने के बाद जैसे ही चंद्रा चाय का कप लेकर आई, मधुर बोला, चंद्रा
एक बात कहूं? बोलो ना। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। विवाह करोगी मुझसे? क्या आप जानते हैं ना मेरी हकीकत? मैं इंसान नहीं। चंदा अपनी व्यवस्था जताने का प्रयत्न करते हुए बोली, जब मुझे दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या है? और पसंद तो तुम भी करती ही हो ना मुझे? मैं पसंद तो करती हूँ, लेकिन बोलो ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम इंसान नहीं ये तो मैं जान गया, लेकिन तुम भूत भूत भी नहीं हो। होती तो इतनी अच्छी ना होती। तो कौन हो चंद्रा? सही कहा आपने, मैं ना तो भूत हूँ और ना ही इंसान की श्रेणी से हूँ। इंसान और भूत के अलावा भी एक श्रेणी होती है जिसे जिन्नाती कहते हैं। मैं उसी से हूँ मधुर। मैं जिन्नाती श्रेणी से हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन क्या? बोलो ना चंद्रा, लेकिन क्या? मधुर ने अधीर होकर पूछा। तो चंद्रा ने अपने सिर से चुनरी उतारकर हाथ में ले ली और उसे भींचते हुए कहा, जब भी मुझे बुलावा आएगा मधुर, ये चुनरी ओढ़ कर मुझे उस लोक में जाना होगा। मैं चाहते हुए भी इस नियम को नहीं तोड़ सकती और ना ही बदल सकती हूँ। इसी नियम के चलते मुझे हर रोज वापस लौटना पड़ता है। चंद्रा अपनी बात खत्म करके रोने लगी, लेकिन अनायास मधुर के चेहरे पर एक चमक उभर आई। मन ही मन जैसे कुछ निश्चित कर लिया हो मधुर ने। ठीक है, समझ गया तुम्हारी मजबूरी, ये भी कि रोज मेरे सोते ही तुम चली जाती हो। अब आओ साथ खाना खाते हैं। और हाँ, आज से तुम मेरे सामने ही जाना, ना कि मेरे सोने के बाद। मधुर ने जब मुस्कुराते हुए चंद्रा से कहा तो चंद्रा बोली, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी गरम गरम रोटी सेकती हूँ। रोटी का नाम सुनते ही मधुर को जैसे कुछ याद हो आया हो। तुम्हारे प्यार ने मुझे निकम्मा बना दिया है चंद्रा। देखो तो, घर में स्टोव जलाने के लिए ना तो केरोसिन है और ना ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी। बस थोड़ा सा समय दे दो चंद्रा, अभी ले आता हूं। और वो जाने लगा। लकड़ी की जरूरत नहीं है मधुर। इतना बोलते ही चंद्रा ने अपना एक पैर चूल्हे में रखा और आग जला दी। ये देख के मधुर डर गया। मारे बदहवास सा वो दौड़ा और पानी भरी बाल्टी उठाकर उसने चंद्रा के पैर पे उलट दी और गुस्से में बोला, ये क्या था चंद्रा? ये क्या किया तुमने? इतना प्रेम करते हो मुझसे? आंखों में प्रेम भर चंद्रा ने मधुर को देखा, फिर अपना पैर दिखाते हुए बोली, देखो कहीं लेस मात्र भी जला है क्या? एकदम सामान्य पैर देखकर मधुर आंखें फाड़े कभी चंद्रा तो कभी उसके पैर को देख रहा था जो अभी कुछ देर पहले धू धू करते हुए जल रहा था। चंद्रा आगे बोली, हमें आग कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती मधुर। तुम बैठो, खाना खाओ। उसने मधुर का हाथ पकड़ा और उसे बिठा दिया। मधुर अब भी आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। चंद्रा ने फिर अपना पैर चूल्हे में रखा, उसमें आग जला ली और रोटियां सेंकी। मधुर ने उसी शाम चंद्रा की नजर से बचते हुए उसकी चुन्नी उठा ली और ये बोलकर कि किसी काम से जा रहा हूं चंद्रा, मुझसे मिले बिना मत जाना। अच्छा, बोलकर चंद्रा फिर अपने काम में लग गई। मधुर ने घर के पीछे ही एक गहरा गड्ढा खोदा और एक बक्से में चंद्रा की वो चुनरी रख दी और उस बक्से को खड्डे में गहरा दबा दिया और वापस आ गया जैसा कि होना ही था। चंद्रा पागलों की तरह अपनी वही चुनरी ढूंढ रही थी। मधुर को देखते ही उसके पास आई और घबराई सी बोली, मधुर मधुर, मेरी चुन्नी नहीं मिल रही। मेरे जाने का वक्त हो गया है, न जाने चुन्नी कहाँ रख दी मैंने। तो बिना चुन्नी के चली जाओ चंद्रा, मधुर ने आजमाने के लिए कहा। तुम्हें बताया तो था बिना चुन्नी के मैं नहीं जा सकती हूँ मधुर। तो फिर रुक जाओ। मैं कैसे रुक सकती हूँ मधुर? वो बेबसी जताते हुए बोली, मेरी बनकर रह जाओ चंद्रा, ब्याह कर लो मुझसे। मधुर के सख्त लहजे से जैसे कुछ भान हो गया चंद्रा को। वो बोली, तुमने मेरी चुन्नी छुपा दी है ना? बोलो मधुर, मेरी चुन्नी तुमने छुपाई है क्या? देखो मेरी चुन्नी दे दो, मजाक नहीं है ये। चंद्रा की आंखों में गुस्सा देखकर भी मधुर का इरादा कमजोर न हुआ। वो बोला, मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ चंद्रा, सच्चा प्रेम करता हूं तुमसे। ये जीवन तुम बिन जी नहीं पाऊंगा अब।
और तुम्हें रोकने का अगर यही उपाय है तो यही सही। नहीं जाने दूंगा तुम्हें, कतई नहीं जाने दूंगा। बहुत प्रेम करता हूँ। ये ठीक नहीं है मधुर, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती हो। उस चुंडी की कीमत मेरे लिए क्या है तुम क्या जानो। फायदा फायदा तो तुमने उठाया है मेरे जज्बातों का। जब मन भर जाएगा तुम तो चली जाओगी, और फिर कौन जाने लौट के आओ भी या ना आओ। तब मेरा क्या होगा चंद्रा, बताओ क्या होगा मेरा। बोलो बोलो, क्या मेरी प्रेम की कोई कीमत नहीं तुम्हारी निगाहों में? नहीं है कोई कीमत? मधुर, तुमने छुपा दी है मेरी चुंडी। हाँ हाँ चंद्रा, मैंने ही छुपाई है तुम्हारी चुंडी। अब सुनो, या तो मेरी जान ले लो, इसी क्षण मार दो मुझे, या ब्याह कर लो मुझसे। जिस हाल में भी हूं तुम्हें पता ही है, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेम करता हूं तुमसे चंद्रा, प्रेम करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। भावुक मधुर की आंखों से गिरते हुए आंसू देखकर चंद्रा कुछ न बोली। वो आगे बोला, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना चंद्रा, नहीं रह पाऊंगा। उसे यूं पागलों सा रोता देख चंद्रा ने विवाह की हामी भर दी। चंद्रा के स्वीकार करते ही मधुर खुशी से नाच उठा, और मधुर गांव में सबसे ये बोलकर कि गांव के बाहर कुछ काम है, वो कस्बे से बाहर चला गया। वहीं एक मंदिर में दोनों ने विवाह किया, और वापस आते ही सबकी शिकायतें खत्म करते हुए मधुर ने पूरे गांव को एक शानदार दावत दे दी। दोनों प्रेम से रहने लगे। चंद्रा कभी न थकती, हमेशा स्वस्थ रहती, सजी धजी रहती, रोजमर्रा के कार्य बड़ी आसानी से कर लेती। एक ही जगह बैठे बैठे वो सब काम करती रहती। कभी मधुर के सामने बैठ के बातें भी करती रहती और किचन में खाना भी बनाती रहती। मधुर को तो ये सब अब बहुत सहज लगने लगा। वक्त बीतता रहा, लेकिन चंद्रा किसी से भी मिलने में सहज न हुई। इसीलिए मधुर ने किसी भी जान पहचान वाले या कस्बे के किसी भी निवासी को चंद्रा से मिलने का मौका नहीं दिया। बस उसे खुद ही सबकी नजरों से छुपाकर घुमाने ले जाता। वक्त बीतता रहा, और एक दूसरे के प्रेम में डूबे दोनों को सालों बीत गए। चंद्रा ने कभी भी मधुर को शिकायत का मौका नहीं दिया, और न ही मधुर के प्रेम में कोई कमी आई। इसी बीच चंद्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। मधुर के पांव जैसे जमीन पे ही नहीं पड़ रहे थे, वो जैसे आसमान में उड़ने लगा। बड़े प्रेम से चंद्रा के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम चंद्र रखा। चंद्रा अपने बच्चे को सुलाती तो आंगन में, और कमरे में खड़ी हुई मधुर से बातें भी करती रहती। हमेशा खुश रहती, खुशबू से महकती रहती। मधुर को ना तो कभी चंद्रा की बीमारी सुनने को मिली, और ना ही कोई चिड़चिड़ाहट, और ना ही कभी कोई शिकायत। अच्छे दिन पंख लगाकर बड़ी जल्दी उड़ जाते हैं। समय जैसे पलक झपकते ही बीत गया, और उनका बेटा चंद्र विवाह के योग्य हो गया। एक सुंदर और सुयोग्य कन्या से मधुर के बेटे चंद्र का विवाह तय हुआ। सबके सामने चंद्रा सामान्य तौर पर काम करती रहती, और जब सो जाते तो अपनी शक्तियों की मदद से रात में ही सारा काम रिश्तेदारों के उठने से पहले ही वो कर डालती। सो काम में भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही कोई हड़बड़ी हुई। जिस दिन बारात घर वापस आई, चंद्रा मधुर के पास जाकर बोली, मधुर, क्या आप खुश हैं मुझसे एक पत्नी के तौर पर? कैसी बातें करती हो चंद्रा? जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, उस क्षण से इस क्षण तक कभी भी एक पल के लिए भी मैं तुमसे नाखुश नहीं रहा चंद्रा, बल्कि खुद को हमेशा भाग्यवान ही महसूस किया है मैंने। लेकिन आज ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? मधुर ने पूछा। यूं ही, आज हमारे बेटे का विवाह हुआ है, घर पर बहू आई है। इस समय से ज्यादा खुशी का समय कब आएगा? सुनो मधुर, आज मेरे नाचने का बहुत मन है। मैं अपनी चुंडी ओढ़कर नाचना चाहती हूँ, जी भर के नाचना चाहती हूँ। चंद्रा मनोहार करते हुए बोली। चुंडी का नाम सुनते ही मधुर डर गया और बोला, क्या बिना चुंडी के नहीं नाच सकती चंद्रा? बिना चुंडी मेरा सिंगार अधूरा है मधुर। पूरा महसूस ना करते हुए मैं नृत्य कैसे कर सकती हूँ? बोलो बोलो मधुर, मुझे नाचने दो ना। आज मेरे बेटे का विवाह हुआ है, मुझे नाचना है। मधुर का मन आशंकाओं से भर गया। फिर सबको उसने झटक दिया, और मधुर ये सोचते हुए कि बेकार ही डर रहा हूँ, बेचारी की चुनरी कब से छिपाई है मैंने, और इसने आज मांगी है, आज जब हमारे बेटे की शादी है। भावुकता में बह के मधुर दौड़ता हुआ घर के पिछवाड़े चला गया, खड्डा खोदा
बक्सा खोला और चुन्नी ले जाकर चंद्रा को पकड़ा दी। चुनरी पाकर चंद्रा की आंखों में आंसू निकल आए और भावुक होकर वो बोली, मधुर, बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे। तुमने मुझे बहुत खुश रखा, हर सुख दिया मधुर, हर सुख दिया। मधुर को लगा बहुत सालों बाद चुनरी पाकर कितनी भावुक हो गई है चंद्रा। आह, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। कब से मैंने इसकी चुन्नी छुपा दी है। चंद्रा ने सर पर चुन्नी रखी और नाचने लगी। नाचते नाचते लोगों के बीच में आ गई। सब उसे देख के हैरत में थे। चंद्रा जोरों से नाच रही थी। नाचते नाचते ऊपर उठ गई और उठी और उठी और पलक झपकते ही सबकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। सब आसमान की ओर देखने लगे, मगर चंद्रा नहीं दिखी। यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।